Hello my dear student, welcome to our channel Aao Padhe Lo. As you all know that myself Sangeeta Pawar and I teach you subject science, and today I am going to teach you a new lesson, chapter number 1, crop production and management, class 8. So we start our chapter. What do you know about the crop? Crop क्या होती है? Means same types of plants grown at a same plane. Okay, यानी एक ही जगह पर same plant types के plants को grow करना we call them a crop. Okay, simple word में हम crop इसे कहते हैं. Now my next question is why crop production and management? In this chapter we discuss about the crop production and management. तो हमें crop production and management की need क्यों होती है? Why we need to be manage our crop production? यानी crop production की management हमें क्यों required है? Do you know about that? कि क्यों हमें ज़रूरत है इस चैप्टर को रीड करने के लिए, कि ऐसा क्या स्पेशल है जिसकी वजह से हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं. तो इसका एक ही रीज़न है कि इन आवर होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में, डू यू नो दैट हाउ मेनी ऑफ पॉपुलेशन? There are 7.7 billion population in all over the world. And do you know about the Indian population? How many people live in the India? 1.37 billion people are live in the India. And do you know about the cultivation land present in the whole world? Total 11% अर्थ सरफेस लैंड इज यूज फॉर द कल्टीवेशन. यानी पूरी दुनिया में 11% लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज होती है. एंड 159 यानी 159.7 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन लैंड इज अंडर कल्टीवेशन. सो पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड की, बहुत ज्यादा है. और इवन इन अवर इंडिया, हम वर्ल्ड की नहीं, जस्ट फॉर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई. सो दैट्स वाई वी नीड टू कल्टिवेट द लैंड, है ना, क्योंकि हर एक इंसान की फूड रिक्वायर्ड को हम जस्ट फॉरेस्ट पर डिपेंड रहकर फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा है तो फूड डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा. तो उन सब पर्सनस की फूड डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू कल्टिवेट द लैंड. तो इसलिए हमको कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ती है. और जब हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए फूड कलेक्ट करते हैं या हम कल्टीवेशन करते हैं, देन वी नीड टू बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट. अगर हम प्रॉपर तरीके से क्रॉप का मैनेजमेंट नहीं करेंगे या ग्रो नहीं करेंगे, देन व्हाट विल बी द हैपन? आवर क्रॉप इज नॉट गिविंग अ प्रॉपर यील्ड, यानी हमें प्रॉपर उपज नहीं मिलेगी. और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी क्रॉप ही जब अच्छी नहीं होगी तो हमारी फूड अवेलेबिलिटी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. So that's why we needed a proper amount of crop production and management. So next we discuss about what is agriculture. अब agriculture क्या होता है या कैसे agriculture born हुआ? So 10,000 BC people were nomadic, यानी people एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे. और वो रॉ फूड को ही, रॉ फ्रूट्स को ही, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एज अ फूड वो डायरेक्ट उन्हें इंटेक कर लेते थे और अपनी जो फूड की नीड थी उसको फुलफिल कर लेते थे. लेटर दे कुड बी कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, एंड द एग्रीकल्चर इज बोम. क्योंकि पीपल ज़्यादा हो गए थे, देयर फूड डिमांड इंक्रीज हो गई थी, तो इसकी वजह से वो जस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डिपेंड नहीं रहकर उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था. वी डिस्कस द नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. उसको पूरा डिटेल में रीड करने से पहले फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस द टू टर्म्स. फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर एंड सेकेंड वन इज द क्रॉप. लुक एट दिस स्लाइड. ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल फॉर फूड, clothing and other useful product is called agriculture. So student, you also note down this definition whenever in your exam you having a question on the what is agriculture and on question what is crop, then आप एक proper definition यहाँ से लिख सकते हैं. So you take a screenshot or you pause my video and write down in your rough notebook. Now second, plants of the same kind grown on a large scale for food,
क्लोथिंग एक्सेट्रा क्रॉप्स। तो क्रॉप्स हम किसे कहेंगे, यानी सेम टाइम के प्लांट्स को एक ही जगह पर जब हम ग्रो करते हैं वी कॉल देम क्रॉप। So this is the important terms for your chapter. Okay, so note down it. Now we next discuss about the crops. Crops जो होती है उन्हें हम अलग अलग basis पे divide करते हैं. So in this chapter we discuss about the crops on the basis of season. Okay, so whenever in your exam the question is coming कि हमने इस chapter में crops को किसके basis पे divide किया है, then your answer is we divide the crops on the basis of season. So crops are the different type of cereals, vegetable, fruits. These can be classified on the basis of season. They are broadly two types. First one is Kharif crop and next one is Rabi crop. So next we discuss about the Kharif crop. So Kharif crops are generally sown in the rainy season. So secondly we call Kharif crop as a rainy season crop. And the rainy season is India is generally June to September. Which month? हम कब नोट करते हैं रेन को, रेन का मौसम हमारे इंडिया में कब होता है, फ्रॉम जून टू सितंबर। एंड पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर सम एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप। सो जनरली इन योर एग्जामिनेशन यू हैविंग अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड हाउ मेनी टाइप्स, तो आपको दोनों के नेम लिखने होंगे। देन आपको खरीफ क्रॉप में लिखना होगा द रेनी सीजन जून टू सितंबर and most importantly example. So look at the picture, look at the slide very carefully and try to remember that the example. Okay, so kharif and rabi crop में सबसे important क्या होता है, उनके examples. Now next is rabi crop. The crop which are grown in the winter season. जैसे हमने खरीफ पढ़ी थी rainy season, similarly rabi is grown in the winter season. तो winter season इंडिया में कब होता है, from October to March. So wheat, gram, pea, mustard and linseeds are generally grown in the rabi crop. In some books we also discuss about the zaid crop. Okay, so summer season की crop जो होती है उसे हम zaid crop बोलते हैं, जिसमें watermelon, melon, muskmelon, cucumber इस तरह की जो crop production होती है उसे हम zaid crop बोलते हैं. So in some books you have just only two type of rabi and kharif, and in other books you also read about the zaid crop. So don't confuse about the crops. आप two types भी note कर सकते हैं and you also write down the three types rabi, kharif and zaid also. Alright, your answer is correct. Now the next we discuss about the steps of agriculture practices. Now what is agriculture practices? कि हम पूरा एग्रीकल्चर जब हम कंप्लीट करते हैं तो हम अपने फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, तो उन प्रोसेस को एक सीक्वेंस में कंप्लीट करने को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो उनके स्टेप्स क्या होते हैं, लुक एट द स्लाइड। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, protection from weeds, harvesting and storage. In this chapter we discuss about all these points of the agriculture practices. So first we discuss about the preparation of the agriculture land. Look at the picture. आप पिक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड होता है यहाँ पर सबसे पहले सॉइल को लूज करते हैं. The other name of preparation of soil is loosening and turning of the soil, or also called tilling. Alright, so ये तीनों ही वर्ड हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज करते हैं. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है वेरी फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि हम इसमें सॉइल को लूज करते हैं, क्योंकि हमारा फील्ड जो बहुत दिनों तक ऐसे ही रहा था, है ना, अनटच जब रहा था, तो उस समय हमारी सॉइल में चंक्स बन जाते हैं, यानी मिट्टी के ढेले बन जाते हैं. तो इस वजह से हमारी सॉइल जो होती है वो अनइवन हो जाती है. कहीं पर ड्राई सॉइल होती है, कहीं पर वीक सॉइल होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा अप एंड कहीं बहुत ज़्यादा डाउन. सो उस सॉइल को इवनली करने के लिए वी आर यूजिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. मीन्स वेरी फर्स्ट स्टेप हम जो करते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लगिंग एंड टिलिंग. सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सॉइल जो होगी लूज हो जाएगी, जिससे फार्मर्स जो होंगे वो इजीली सीड्स उसमें ग्रो करेंगे, और प्लांट्स की रूट जो होगी वो इजीली क्या होगी, ब्रीथ कर सकेगी, डीप इनसाइड जा सकेगी. अगर सॉइल बहुत टफ होगी तो क्या रूट्स इजीली पेनिट्रेट हो पाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी आर नीडेड टू प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ऑलराइट, सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है हम जनरली अपने गार्डन में भी करते हैं, हम खुद भी करते हैं,
आफ्टर सम टाइम मैनी डेज के बाद में जब हमारा फील्ड जो हमारा जो गार्डन होता है या हमारे पॉट्स होते हैं उनमें हम आफ्टर सम टाइम वी आर गिविंग दी खुरपी। हम खुरपी क्यों देते हैं? ताकि अपसाइड सॉइल जो होती है वो डाउन हो सके और जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर हो सके और ऑक्सीजन की सप्लाई भी उस सॉइल में प्रॉपर अमाउंट में मिक्स हो सके। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दी खुरपी। सो दिस इज द सेम प्रोसेस द फार्मर इज डन इन देयर फील्ड। सो जस्ट खुरपी से हम पूरे फील्ड को नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द प्लग। प्लग और होई जो होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं जिसकी यूज से वो अपने फील्ड को क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी टिलिंग करते हैं। सो दैट्स व्हाई प्लग का यूज करते हैं सॉइल को लूज करने के लिए। सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल्सो कॉल्ड प्लगिंग। सो द प्रोसेस, लुक एट द स्लाइड, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग एंड टिलिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन। नाउ this is the picture of plug, hoe and cultivator. So plug and hoe is the traditional method and cultivator is the modern method of preparation of soil. यानी आजकल हम प्लगिंग किसकी हेल्प से करते हैं? With the help of tractor. तो ट्रैक्टर की हेल्प से जब हम प्लगिंग करते हैं then we call the equipment is cultivator. Clear? So look at these slides. These are the some nutrients. So generally 12 essential nutrients that plants absorb from the soil is the nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc, boron, copper and molybdenum. So ये जो proper amount में 12 essential nutrients होते हैं जो plants को जरूरी होते हैं। Alright? So you just remember that. Now next we discuss about the नेचुरल मेथड ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स। अब हमने कहा कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों किया था कि एरेशन प्रॉपर हो सके, सॉइल लूज हो सके, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो सके। सो विच मेथड वी आर यूजिंग कि हमारी सॉइल नेचुरली भी रिप्लेनिश हो सके। सो वी आर एडिंग सम ऑर्गेनिक मैनर टू दी सॉइल। हम सॉइल में क्या मिक्स करते हैं? ऑर्गेनिक मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैनर? ऑर्गेनिक यानी हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज करके कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें सब बायोडिग्रेडेबल को मिक्स करते हैं, उससे जो हमें खाद मिलती है वी कॉल देम ऑर्गेनिक मैन्योर। डू यू रिमेंबर दैट? वी डिस्कस इन द क्लास 6th and 7th। ओके, एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर, कुछ सर्टेन केमिकल की डेफिशिएंसी होती है, देन वी आर मिक्सिंग दी सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स एंड लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड एंड बिटवीन दी ट्रू क्रॉप्स। ट्रू क्रॉप्स के बीच में जब अनकल्टिवेशन होता है या फिर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, ठीक है, यानी दो क्रॉप्स के बीच में हम गैप रखते हैं या फिर हम एक क्रॉप को ग्रो करने के बाद में अल्टरनेट करते हैं, यानी कुछ और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। जैसे हमने वीट ग्रो किया है तो आफ्टर सम टाइम वी आर ग्रोइंग सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आफ्टर दैट वे अगेन ग्रोइंग द वीट, जिसकी वजह से क्रॉप का क्या हुआ? रोटेशन हुआ। तो जो बीच का मिडल टाइम था उस टाइम में जो वीट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो प्रॉपर वापस से सॉइल में रिप्लेनिश हो गए, जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो होती है नेचुरली क्या होती है? अच्छी अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कैपेबल हो सकती है। सो दीज आर द मेथड, दे आर नेचुरली इम्प्रूव दी सॉइल न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वाई वी एड दी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? क्यों हमें जरूरत पड़ती है मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए? क्योंकि हमारी सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। व्हेनेवर वी आर ग्रोइंग एनी टाइप ऑफ प्लांट, तो जब जब प्लांट ग्रो होगा तो वो कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेगा। सो दैट्स व्हाई सॉइल में उन सर्टेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। तो उन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए वी आर नीडेड टू ऐड manure and fertilizer. Now the question is coming, what is manure and fertilizer? Yeah, what is the main difference between the manure and fertilizer? So manure is the natural process or natural occurring substance, यानी organic manure हम biodegradable substance से बनाते हैं and they do not harm our plants. और rather than manure, fertilizer की अगर हम बात करते हैं तो fertilizers are generally the chemical and prepared into the factories. हम certain टाइप के, जैसे हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, देन वी आर यूजिंग नाइट्रोजन रिच
फर्टिलाइजर, इफ हमारी सॉइल में फॉस्फोरस की कमी है देन वी आर यूजिंग फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। तो सर्टेन टाइप की केमिकल की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वी आर यूजिंग दी फर्टिलाइजर। एंड मैन्योर जो होता है हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए हम ऐड करते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्लियर? नाउ सम टाइम वी आल्सो डिस्कस अबाउट दी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी अगर हम मैन्योर बनाते वक्त यानी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मिक्स करते हैं एंड वी आल्सो ऐड द अर्थ फॉर्म, देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ मैन्योर इज वर्मी कंपोस्ट। व्हाट वी कॉल वर्मी कंपोस्ट। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर? सो वी शैल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ our main topic is coming is sowing, यानी हमने अब प्रिपरेशन कर ली, सॉइल को रेडी कर लिया, उसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मिक्स कर दिए। अब हमारी बारी आती है सोइंग ऑफ सीड, यानी अब हमें सीड को सॉइल के साथ में क्या करना है, ऐड करना है, यानी सॉइल में पुट करना है। सबसे पहले हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह के सीड्स को फार्मर यूज करेगा। तो obviously farmers always use a good quality seed that can be clean, healthy and giving a high yield, यानी जिससे ज्यादा उपज हो सके, ऐसे ही सीड को सेलेक्ट करेंगे। यानी राइट वैरायटी ऑफ सीड डिपेंड ऑन दी सॉइल, यानी सीड की क्वालिटी अच्छी होने के साथ में सॉइल, उसका क्लाइमेट यानी प्रॉपर उसका अमाउंट, यानी रेनी सीजन है तो रेन हो रही है, विंटर सीजन है तो प्रॉपर उसे सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड है या वो किस रीजन में ग्रो कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं कि हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो सीड कहाँ से लेंगे? तो सीड के लिए हम NSCC यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन पर डिपेंड रह सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है वो भी हमें सीड प्रोवाइड कराती है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सीड इज गुड और बैड क्वालिटी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग अ सीड और उसे हम बकेट में यानी वाटर के अंदर डीप करके रखते हैं। और जनरली आपने अपने किचन में भी देखा होगा कि योर मदर इज पोर दी, जब भी दाल चावल बनाती है या एनी ऑफ दी अदर वेजिटेबल, दे आर सोक देम इनटू दी वाटर फॉर सम टाइम, है। जनरली दाल चावल जो हम बनाते हैं उसे हम वाटर में सोक करके रखते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व दैट कि हम देखते हैं कि कुछ सीड जो होती है वो अपसाइड में आ जाते हैं, दे आर लाइट एंड होलो, इसकी वजह से वो खराब जो सीड होते हैं वो अपसाइड में आ जाते हैं एंड वी रिमूव दैट। और जो सीड्स बॉटम में सेटल्ड रहते हैं दे आर दी गुड क्वालिटी। तो फार्मर ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर दी सोइंग ऑफ सीड, यानी बिफोर सोइंग ऑफ सीड दे आर ऑल्सो डूइंग दिस प्रोसेस, जिससे कि जो बैड और खराब सीड होते हैं या डिजीज वाले सीड्स होते हैं जिसमें कोई भी इंसेक्ट्स ने अपना यूज कर लिया है, तो इस तरह के सीड जो खराब होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन। सो फार्मर उन सबको रिमूव करता है और गुड क्वालिटी की सीड्स को सोइंग करता है। सो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड। नाउ विच टाइप ऑफ टूल यूज फॉर दी सोइंग ऑफ दी सीड? ट्रेडिशनली दे आर यूजिंग दी फनल, एक फनल का शेप होता है जिसको प्लग के साथ में अटैच कर देते हैं एंड दे पोर दी सीड, उसे डालते जाते हैं और सीड जो होते हैं धीरे धीरे गिरते जाते हैं। Nowadays we are using a seed drill. What we use? We are using the seed drill machine, जो कि ट्रैक्टर के साथ में पीछे लगा दी जाती है, जिससे प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर डीप में सीड जो होते हैं गिरते जाते हैं। उसके बाद में लेवलर से उसे लेवल कर देते हैं जिससे सीड डीप्स हो जाते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो उन सीड्स को टेक नहीं कर सकते और हमारे सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। So traditional method is the funnel and nowadays we are using the seed drill. Now next we discuss what is the better to sow seed uniformly. Seed should be planted at appropriate distance to avoid overcrowding. अगर हम सीड को ऐसे ही थ्रोन कर देंगे, है ना, दिस इज द सिंपल मेथड वी कॉल ब्रॉडकास्टिंग, यानी सीड्स को हमने लिया और थ्रो कर दिया। सो अगर हम इसी तरीके से थ्रो करेंगे तो सम सीड आर ग्रोइंग एट द सेम प्लेस, यानी बहुत सारे सीड अगर एक ही जगह पे गिर गए तो वो एक ही जगह पे ग्रो करेंगे एंड दे क्रिएट द ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग की वजह से सारे प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड सॉइल की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। So some plants grow very well and some are not growing well. So that's why we are needed to be sown with the proper uniform distance.
Why are plants keep in a small bag in the nursery? हमने देखा होगा कि नर्सरी में हमने छोटे छोटे प्लांट्स को देखा है कि उनको वहां से निकाल कर फिर हम अपने गार्डन में सोन करते हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पहले एक छोटी जगह पर हम उन्हें ग्रो करते हैं, देन उनके जो छोटे छोटे सीडलिंग्स ग्रो होते हैं लाइक दिस. सीडलिंग जब ग्रो हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसे मेन फील्ड के अंदर प्लांट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर ग्रो कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट मेथड टॉपिक इज इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स is the supply of water to the crops at appropriate interval, यानी टाइम टू टाइम प्लांट्स को वाटर की सप्लाई करना, और सिंपल लैंग्वेज वी कॉल सिंचाई करना, यानी पेड़ों को हम रेगुलर इंटरवल से जो वाटर सप्लाई करते हैं वी कॉल दैट इरिगेशन. So generally in India farmers are depend on the rainfall, but traditional method we are using, look at the picture, moat, chain pump, rahat, dhekli, these all are the traditional method we use for irrigation. And nowadays we are generally using the sprinkler system and drip system. तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, यू जनरली ऑब्जर्व इन द बिग गार्डन, आपने गार्डन या पार्क्स में देखा होगा, नोजल लाइक स्प्रेइंग होते हैं जिसमें नोजल रोटेट होता रहता है और लाइक अ फाउंटेन की तरह वाटर की सप्लाई पूरे गार्डन में होती रहती है. तो दिस इज द स्प्रिंकलर मेथड. एंड ड्रिप इरिगेशन वी आर यूजिंग, एक पाइप की सप्लाई होती है जो प्रॉपर इंटरवल के बाद में छोटी छोटी नोजल के थ्रू रूट्स में डायरेक्ट छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं उनकी सप्लाई कर दी जाती है. तो जहाँ पर वाटर की सप्लाई कम होती है, जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, तो ऊपर से वाटर के इवेपोरेशन को रोकने के लिए वी आर यूजिंग द ड्रिप सिस्टम. तो ड्रिप में बूंद बूंद करके पानी डायरेक्ट रूट्स को सप्लाई होता रहता है, जिससे टॉप वाली लेयर से सॉइल वाटर का इवेपोरेशन कम होता है. सो वी आर जनरली यूजिंग द ड्रिप इरिगेशन जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है. So this is the modern method of irrigation. Now next we discuss about the weed. What is weed? यानी unwanted and undesirable plants grow along with the main crop. यानी main crop के साथ में कई बार ऐसे plant grow हो जाते हैं जिन्हें हमने grow नहीं किया है, but they are growing with the main crop, और उनको ही हमने weed कहा. And removal of the weed we call them weeding. यानी weeds को remove करना we call them weeding. So क्यों रिमूव करना नेसेसरी होता है? वाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव दी वीड्स? क्योंकि अगर हम वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे सो दे आर टेकिंग द एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल. सॉइल से क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट ले लेंगे, स्पेस घेरेंगे, दे आर टेकिंग दी सनलाइट एंड वाटर. सो दैट्स व्हाई आवर मेन क्रॉप इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली. सिमिलरली जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी जब प्लांट्स की कटिंग करते हैं, तो कुछ जो वीड्स होती है दे आर पॉइजनस फॉर अस, जो अगर हमारे मेन क्रॉप के साथ कट हो जाती है सो दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल्सो फॉर द एनिमल्स. सो दैट्स व्हाई वी आर नीडेड टू रिमूव द वीड्स. सो दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द वीड्स. लुक एट द पिक्चर. एमेरैंथस, वाइल्ड ओट एंड ग्रास is the some common example of weeds. Okay, so next we discuss about how do farmers remove weeds. Farmers weeds को remove कैसे करते हैं? Tilling before sowing of crop, जो हमने पहले ही पढ़ा कि हम preparation of soil करते हैं. After that manual, यानी खुरपी के साथ हम uproot करके और उन्हें निकाल लेते हैं, यानी by the manually या by hand. Now spraying weedicide, weed को कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं we call them the weedicide. Generally we are using 2,4-D. 2,4-D means 2,4-dichlorophthalic acetic acid, naphthalene acetic acid and atrazine. These are the some example of weedicides. Next the last process is harvesting. अब हमारी क्रॉप ने क्या किया है? प्रिपरेशन कर लिया, हमने सॉइंग कर ली, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड कर लिए, वीड्स को रिमूव कर लिया. नाउ वी आर यूजिंग दी हार्वेस्टिंग. अब हम क्या करते हैं? हमारी क्रॉप पूरी मैच्योर हो चुकी है. आफ्टर मैच्योरिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ऑलराइट, सो 3 to 4 मंथ जो सीरियल्स क्रॉप होती है उनको 3 to 4 मंथ लगते हैं कंप्लीट ग्रो होने में. और इंडिया में हम डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं लाइक पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एंड बिहू इज जनरली सेलिब्रेटेड व्हेनेवर द क्रॉप इज कटिंग डाउन. यानी हार्वेस्टिंग के टाइम इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स.
सो हार्वेस्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सिकल, जो हम मैनुअली करते हैं, और बाय द मशीन वी यूज द हार्वेस्टर. नाउ आफ्टर दैट वी आर डूइंग दी थ्रेसिंग एंड विनोइंग. अब जब हमारी क्रॉप कट हो गई है तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, चैफ लगा होता है, कचरा होता है. तो उस सबको सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग टू डिफरेंट मेथड, थ्रेसिंग एंड विनोइंग. लुक एट द पिक्चर. थ्रेसिंग इज द सिंपल प्रोसेस जिसमें हम बीटिंग करके, यानी बड़ी बड़ी जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं उनको हमने लिया और उसके बाद में हम उससे बड़ी सी जो पत्थर होता है या एक मोटे सरफेस पे हम उसे बीट करते हैं. बीट करने की वजह से हमारे ग्रेन्स जो होते हैं वो चैफ से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस इज वी कॉल्ड थ्रेसिंग. सो थ्रेसिंग इज द सेपरेटिंग चैफ फ्रॉम द ग्रेन्स बाय बीटिंग द क्रॉप अगेंस्ट अ स्टोन और अ वुडन बार. इन दिस प्रोसेस grains fall from the stalk due to the force. आफ्टर थ्रेसिंग अब हमने चैफ से ग्रेन को सेपरेट कर लिया, लेकिन ग्रेन के ऊपर भी क्या लगा रहता है, हस्क लगा रहता है. सो वी आर डूइंग द नेक्स्ट प्रोसेस विनोइंग. जनरली वी आर लुकिंग अवर मदर, कि हमने मदर को देखा होगा प्लेट के अंदर जब भी वो राइस या व्हीट और कुछ ऐसे सब्सटेंस को क्लीन करती है, सीरियल्स को, देन दे गिविंग अ फटका, है ना. दे आर डूइंग द विनोइंग. वी कॉल दैम विनोइंग, यानी प्लेट में वो डालकर ऐसे ऐसे उसको हवा में फ्लो करते हैं. तो दिस इज वी कॉल्ड विनोइंग. सो विनोइंग इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग द हस्क फ्रॉम द सीड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट. सो इन दिस प्रोसेस द हस्क जो होगा वो लाइटर होते हैं, तो जो कचरा होगा वो दूर की तरफ जाएगा और ग्रेन जो होगा वो नियर बाय गिरता है. तो टू डिफरेंट सेपरेट हो जाएंगे, ग्रेन्स एक तरफ एंड हस्क इस तरफ. सो दिस इज द मेथड वी कॉल विनोइंग. ऑलराइट. सो नेक्स्ट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, अब हमारी ग्रेन जो हो गया है वो बिल्कुल क्लीन और अलग हो चुका है. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टोरेज. आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क द क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दी इम्प्रॉपर स्टोरेज. अगर हम प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे देन व्हाट विल बी द हैपन. प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा तो एनिमल, रैट, मॉइस्चर, है ना, बारिश की वजह से भी हमारे ग्रेन खराब हो सकते हैं. So that's why we are needed to proper storage of the food. So that's why we are doing our grains are put in the granaries. या तो बड़ी बड़ी हम स्टील की टंकियों में यानी सिलोज में उन्हें फिल कर देते हैं, या हम गोडाउन में उन्हें जूट के बैग्स में फिल करके ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर रैट, मॉइस्चर और रेन की वाटर ड्रॉपलेट्स वहां तक नहीं आ सके और हमारे ग्रेन जो होंगे वो लॉन्ग टाइम तक सेव रह सके. ओके. So what precautions should be taken during the storage of grain? कि वही मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. They should be stored in a complete gunny bags. गनी बैग्स जो होंगे वो completely मॉइस्चर फ्री होने चाहिए, और हमारा स्टोरेज ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और लार्ज नंबर में गोडाउन्स होने चाहिए जहाँ पर केमिकल्स, नीम की लीव्स को हम यूज कर सकते हैं ताकि रैट्स और अदर पेस्ट या इंसेक्ट जो होंगे वो उससे दूर रह सकें. Now next we discuss about the food from animal. अब जब हमने इतनी सारी क्रॉप प्रोटेक्शन किया है तो एनिमल्स को भी हम साथ में रेयर करते हैं टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, क्योंकि हमें प्लांट से बहुत सारा ऐसा फूड मिलता है जो हम एनिमल को दे सकते हैं. सो दिस इज वी कॉल एनिमल हस्बेंड्री. व्हेन एनिमल आर रेयर एट द लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम. एनिमल से फूड को ऑब्टेन करने के लिए जब हम एनिमल की रेयरिंग करते हैं यानी उन्हें पालते हैं, देन वी कॉल देम animal husbandry. So animal husbandry is including taking care of animal, breeding them, domesticating them in the different purpose, जैसे कि मीट, एग, मिल्क, वुल, इन सब के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं. ऑलराइट. सो these are the different method of animal husbandry. Look at the slide. Poultry, rearing of sheep, goat, silkworm, dairy farming, aquaculture. Aqua means water animal like fish and prawns. Now piggeries, pigs को हम पालते हैं, या apiculture if we are rearing the honeybees. So these are the different animal husbandry. तो different animals को हम rearing करते हैं तो उनको हम different name से बोलते हैं. जैसे silkworm को हम पालेंगे then we call rearing of silk is sericulture. If we are using honeybee then we call apiculture. So these are the method of animal husbandry. So student, this is all for today. यही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है.
I hope you clearly understand this topic very well. This is the very interesting और very easy topic. आपको सारे पॉइंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के एक सीक्वेंस से ही लर्न करने हैं, तभी आप चैप्टर को प्रॉपर लर्न कर सकते हैं. This is the very easy chapter and very interesting. So read this chapter very carefully and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.